गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिल गुप्ता। और देखिए आज आपका जो पाठ है भारत के भूगोल के अंतर्गत, जो हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने से पहले 3 पाठ कर लिए थे। जिसमें पहला था आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद दूसरा था आपका उत्तर का विशाल मैदान, फिर तीसरा था आपका प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठारी प्रदेश, और आज आपका जो चौथा और अंतिम भाग है वो है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो देखिए भारत कोई एक क्षेत्र से मिलाकर के नहीं बना है, काफी सारी चीजें से मिलाई जाती है। जैसे पर्वतीय भाग था जिसमें आपने देखा है हिमालय पर्वत थे, उसमें कई सारी श्रृंखलाएं थी, उसमें फिर हिमालय में भी 3 खंड थे, जैसे क्या महान हिमालय, लघु हिमालय और उसके शिवालिक श्रेणी। इसके बाद हमने उत्तर का मैदान देखा था जिसमें काफी विशाल एक मैदान है। इसके बाद प्रायद्वीप का पूरा पठार देखा था। और आज हमें उसी क्रम में हमें देखना है कि भारत के पास कौन कौन से समुद्र तटीय मैदान हैं और कौन कौन से द्वीपों पर भारत जो है अपना अधिकार रखता है, कौन कौन सी ऐसे द्वीप हैं जिन पर हमारा भारत का अधिकार है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके भारत के जो तटीय मैदान हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए मोटे तौर पर भारत के इन तटीय मैदानों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला है आपका गुजरात तटीय मैदान, जिसको गुजरात तट आता है पूरा। इसमें देखिए कई सारे छोटे छोटे मैदान आते हैं, जैसे कच्छ का रण भी है इसमें, है ना, काठियावाड़ प्रायद्वीप के तटीय मैदान भी है इसमें, है ना। इसके बाद दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान, जो गुजरात के से लगा करके और नीचे कुमारी द्वीप तक पड़ता है। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान है जो पूर्व के तट पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर या तमिलनाडु से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक पाया जाता है ना, उड़ीसा तक पाया जाता है। देखिए इस प्रकार से हमने 3 भागों में इस संपूर्ण मोटे तौर पर हमने क्या किया है, इसका तटीय जो हमारे मैदान है इनका विभाजन किया है। अब हम डिटेल में देखेंगे। देखिए तटीय मैदान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो तटीय मैदान है वो पश्चिम के जो तटीय मैदान है वो पूर्व के तटीय मैदानों से की अपेक्षा काफी सक्रिय है ना। ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये वाले जो पूरे के पूरे आपके सह्याद्री के सहारे हैं, ये क्या है, सक्रिय है, ये पश्चिम में फैले हुए हैं ऐसे। देखिए मैं इसको आप डिनोट करके बता रहा हूँ आपको। तो ये जो है सक्रिय है। और ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये वाले, ये काफी विस्तृत है, चौड़े हैं, है ना। और देखिए हालांकि इसमें एक अपवाद भी है कि जो गुजरात तटीय मैदान है इसके जो ये काफी चौड़े हैं, लगभग 100 से 300 किलोमीटर तक चौड़े मैदान मिलते हैं। और जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान पर जितने भी मैदान हैं वो सब 10 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई में है और लगभग 1840 किलोमीटर की लंबाई में दक्षिण से उत्तर तक फैला। गुजरात से और कुमारी नदी तक 1840 किलोमीटर की लंबाई में ये फैले हुए हैं। कहीं पर ये तट के बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं, कहीं पर बहुत चौड़े हैं। जैसे हमने देखिए पश्चिमी जो तटीय मैदान है, पहले तो हम गुजरात तटीय मैदान को देखते हैं। तो देखिए गुजरात तटीय मैदान में देखिए कई सारे छोटे छोटे मैदान आ जाते हैं, है ना। इसमें देखिए ये जो मैदान है, इस मैदान का निर्माण आपको पता है, इसमें कच्छ का रण भी आता है और कच्छ प्रायद्वीप भी आता है इसमें। इस मैदान का निर्माण जो है माही और इसके अलावा जो यहाँ पे बहने वाली साबरमती नदियां हैं उनके जो जलोढ़ है उनसे इस मैदान की उत्पत्ति हुई है। और ये काफी एक विस्तृत मैदान है। और ये एक अपवाद भी है, पश्चिमी तट पर ये पाए जाने वाले तटीय मैदानों में सर्वाधिक चौड़े मैदान जो है वो इसी में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? गुजरात तटीय मैदान में मिलते हैं, जिसका निर्माण माही और सरस्वती जैसी और जो आपकी साबरमती जैसी नदियां उसके तलछटों से हुआ है। देखिए हालांकि इस गुजरात तटीय मैदान के निर्माण के बारे में एक तथ्य और भी है कि इसके निर्माण में वायु की क्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि वायु की क्रिया के द्वारा भी इस मैदानों का निर्माण हुआ है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा बहुत से विशेषज्ञ इसको मानते हैं। और ये मैदान जो लगा है इसमें देखिए कई सारे द्वीप भी शामिल हैं, जैसे आपको दमन द्वीप है इसमें, है ना, तो वो भी इसमें ही शामिल है, गुजरात में ही तटीय मैदानों में ही शामिल है वो भी। तो इस पूरे गुजरात में दमन द्वीप लगा करके और गुजरात के तटीय मैदान को लगा करके इसका क्षेत्रफल लगभग 1,79,320 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं तटीय मैदान। यहाँ पर 1,79,320 वर्ग किलोमीटर में ये मैदान तटीय वाले फैले हुए हैं। तटीय मैदानों की बात कर रहा हूँ, पूरे गुजरात की बात नहीं कर रहा, पूरे गुजरात का क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद देखिए पश्चिमी तटीय मैदान को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें कोंकण तट है, कनार तट है, आपका जो कर्नाटक का तट है इसको कनार तट कहते हैं, और इसके नीचे फिर मालाबार तट है जो केरल के पश्चिम में पड़ता है। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब जन की सुविधा के लिए इसको समझने में आसानी हो जाती है। तो देखिए इस मैदान के
जो गुजरात के दक्षिण में ये जो 3 मैदान है, तटीय मैदान है, जिनको बारी बारी से हम तो देखेंगे। देखिए, है ना, तो देखिए ये जो है, ये जो कोंकण का, मालाबार का और कनाडा का जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये जो है इस सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम में फैला हुआ है और 10 से लेकर 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। कहीं पर ये चौड़ा है, कहीं पर सकरा हो जाता है। तो देखिए कोंकण तक यानी मुंबई के पास ही अधिक चौड़ा है। यहाँ पर चौड़ा क्यों है तटीय मैदान ये? क्योंकि यहाँ पर जो सह्याद्री की श्रेणियां है वो पूर्व की तरफ थोड़ी धकेल दी गई है, इसलिए यहाँ पर जो मैदान है वो काफी चौड़ा मिलता है। इसके नीचे आने पर फिर सकरा हो जाता है। फिर दक्षिण में जाने पर केरल में ये थोड़ा सा बीच में चौड़ा होता है, ऊपर नीचे थोड़ा पतला रहता है। इस प्रकार ये मैदान फैला हुआ है, जिसको हम कोंकण का मैदान कहते हैं, और इसके बाद कनाडा तट कहते हैं। इसके बाद जो आपका केरल के पश्चिम में इसको मालाबार तट कहते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान है। तीनों मैदानों में सबसे महत्वपूर्ण मैदान है वो है आपका मालाबार तट का मैदान, क्योंकि यहाँ पर जो नारियल की कृषि सबसे ज्यादा की जाती है और नारियल की उपजाऊ कृषि के लिए फेमस है। देखिए इस पश्चिमी तटीय मैदान की कई सारी विशेषताएं हैं। इस पश्चिमी तटीय मैदान पर कई सारे आपके तटीय बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पश्च झीलों का निर्माण हो गया है, या जिनको हम कह सकते हैं आप लेगूनों का निर्माण हो गया है। इसमें कई सारी लेगून हमें मिलती हैं, जिनमें क्या है कयाल के निक्षेप पाए जाते हैं ना। तो ये केरल में ऐसी लेगून्स पाई जाती हैं, जिनको जैसे इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य झीलें भी हैं, जैसे वेम्बनाड झील है वो केरल में है यहाँ पर। तो इस पश्चिमी तटीय मैदान में कई सारी विशेषताएं हैं, जिनमें आपके तटीय जो है बालू का स्तूप भी पाए जा रहे हैं और इसके अलावा झीलें भी पाई जाती हैं और इसमें निक्षेप भी पाए जा रहे हैं। तो देखिए ये हालांकि जितनी भी जो पश्चिमी तट पर जो झीलें पाई जाती हैं, ये सभी झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना, लगभग जुड़ी हुई हैं। इसमें वेम्बनाड झील है ना। तो कई सारी झीलें हैं इसमें जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, है ना। तटीय देखिए ये सब जो झीलें हैं ये पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ना। देखिए जो कनाडा तट का मैदान है ये लगभग 575 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और मालाबार तटीय मैदान है ये लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई मैंने आपको बताया 10 से 80 किलोमीटर की है। बीच में जो मालाबार तट का मैदान है बीच में चौड़ा है और किनारों तक पतला होता चला गया है, साउथ में जाके फिर पतला हो गया है ना। तो इसमें कई सारी पश्च झीलें और पश्च लेगून झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब है। इसके बाद हम देखते हैं बात वो है पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान में देखिए आपका तमिलनाडु का मैदान है, आंध्र का मैदान है और उत्कल का मैदान यानी उड़ीसा के तट पर जो मैदान पाया जाता है। तो देखिए ये जो मैदान है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अत्यंत विस्तृत है और काफी चौड़े हैं। इनकी जो चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के बीच में मिलती है और कहीं कहीं पर ये 300 किलोमीटर तक चौड़े हैं। इसके अलावा इनकी कुल लंबाई उत्तर में आपके उड़ीसा से बेरामपुर से लगा करके दक्षिण में तमिलनाडु तक यहाँ पर देखेंगे आप पुनादी अंतिम, तो लगभग इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। देखिए ये एक विस्तृत और चौड़े यहाँ पे तटीय मैदान पाया जाए। इसका मुख्य कारण ये है कि जो पश्चिम से बहकर आने वाली नदियां हैं वो अपने साथ जो निक्षेप लेके आती हैं उससे इस मैदान का विस्तार हो रहा है, उससे इस मैदान में निर्माण होता रहता है। इसी वजह से तटीय मैदान काफी चौड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें देखिए हमने इस मैदान को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें तमिलनाडु का मैदान है जिसको तमिलनाडु में फैला हुआ है, जो दक्षिण में कुमारी अंतीब से लगा करके और उत्तर में आपके जो यहाँ पर एक कोलेरू झील है ना, वहां तक कोलेरू झील तक पाया जाता है। इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, है ना। यही इसी को तमिलनाडु तट भी कहते हैं। और ये कोरोमंडल तट आपने सुना होगा, ये शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। इसके बाद देखिए इसके उत्तर में ये आपके झील से लगा करके उत्तर में चिल्का झील तक मतलब बेरामपुर तक उड़ीसा के यहाँ तक ये आपका आंध्र का मैदान फैला हुआ है। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण मैदान है और इस मैदान पर ही आपका व्हीलर द्वीप है, जिस पर से आपको पता होगा कई सारे द्वीप है मतलब यहाँ पर भी। इसके बाद देखिए उत्कल का मैदान है जिसे उड़ीसा तटीय मैदान भी कहते हैं, जो महानदी से लगा करके दक्षिण में बेरामपुर तक है, काफी लंबाई में फैला हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये काफी महत्वपूर्ण मैदान है। इस तटीय मैदानों पर डेल्टाओं के काफी निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें नदियों ने समय समय पर आकर के जमा कर दिया। और अधिवर्तित मैदान है, यानी कि इन मैदानों का विस्तार अभी भी होता है। जो नदियां अपने साथ जो तलछट निक्षेप लेके आती है वो यहाँ पर इनमें जमा कर देती है। और देखिए दूसरी विशेषता और है इसकी, ये तटीय जो मैदान है काफी उपजाऊ और चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के तटीय द्वीप। तो देखिए भारत में कई सारे द्वीप हैं। आपको बता दूं मैं कि भारत में जो द्वीपों की संख्या है वो लगभग 1000 है। भारत में लगभग 1000 द्वीप पाए जाते हैं, है ना। तो ये द्वीप जो है
अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अपतटीय द्वीप हैं, तो इन द्वीपों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अरब सागर के द्वीप हो गए। देखिए अरब सागर के द्वीप में आपके कौन से आते हैं, लक्षद्वीप आते हैं। इसके अलावा आपके बंगाली खाड़ी में द्वीप में कौन आता है आपका, मुख्यतः जो है अंडमान निकोबार के द्वीप आते हैं। और अपतटीय द्वीप में वो द्वीप हैं जो तट से लगे हुए छोटे छोटे द्वीप हैं जो इसके अलावा पाए जाते हैं। कुल मिलाकर भारत में 1000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अरब सागरीय द्वीपों को। तो अरब सागरीय द्वीपों में हम देखते हैं कि इसमें सबसे मुख्य जो है वो लक्षद्वीप है। देखिए इन जो द्वीपों का निर्माण हुआ है लक्षद्वीप के, ये अधिकांशतः प्रवाल द्वीप है ना। इनका जो निर्माण हुआ है वो प्रवालों के कारण हुआ है और प्रवालों की वजह से ही इन द्वीपों पर जो है जो खेती बाड़ी भी की जाती है। तो आपको बता दूं मैं ये प्रवाल द्वीप है, जबकि जो आपके बंगाली खाड़ी के द्वीप हैं ये अधिकांशतः म्यांमार की जो श्रेणी है हिमालय की जो दक्षिण में मुड़ के आई है अराकान युमा से होते हुए, ये उसी का विस्तार है ना। तो ये जो द्वीप हैं ये अधिकांशतः कैसे हैं, ये अधिकांशतः प्रवाल द्वीप हैं। देखिए लक्षद्वीप में कुल मिलाकर के आपको बता दूं मैं 36 द्वीप पाए जाते हैं, 36 द्वीप है कुल लक्षद्वीप में, और जिसमें से केवल 10 पर ही मानव जो है निवास है। 10 द्वीपों पर ही मानव निवास पाया जाता है। इसके अलावा इसमें देखिए लक्षद्वीप में आपका सबसे दक्षिणी द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय है। और इसके दक्षिण में पड़ता है आपका मालदीव। तो देखिए मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। इसके बाद लक्षद्वीप के मिनिकॉय और जो आपका बीच में इसके अलावा और द्वीप है जिन्हें लक्षद्वीप कहते हैं, इसके बीच में 9 डिग्री चैनल है, ये पाया जाता है। तो आपको डिग्री चैनल ध्यान रखना है यहाँ पर। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं, क्योंकि वो 8 डिग्री अक्षांश रेखा के द्वारा बटा हुआ है। और इसके अलावा मिनिकॉय और जो ऊपर के अमनदीवी है ना, इनके बीच में कौन सा है, इनके बीच में 9 डिग्री जो चैनल है वो पाया जाता है। तो इनमें कई सारे द्वीप हैं, इसमें अंडो द्वीप है, आपका कावारत्ती है, अगत्ती है, कालपेनी है, तो इसमें कई सारे द्वीप हैं, इनका नाम आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा देखिए बंगाल की खाड़ी में आपको बता दूं मैं, लगभग बंगाली खाड़ी में सबसे मुख्य द्वीप है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आइलैंड्स है इसमें लगभग 550 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में लगभग 550 द्वीप हैं। उत्तरी अंडमान में लगभग 550 हैं, जिसमें से केवल 25 ही आवासीय हैं, आपको बता दें। और मुख्यतः जनजातियां ही इसमें निवास करती हैं, जैसे जावा जनजाति हो गई, सेमपेन हो गई, अंडमानी हो गई, निकोबारी हो गई, ये जनजातियां इसमें निवास करती हैं। और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है 8350 वर्ग किलोमीटर जो है वो फैला हुआ है। ये एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी और सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जिसको अंडमान निकोबार कहते हैं। देखिए इसी अंडमान और निकोबार पर ही हमारे देश के ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, जिनमें बैरन और नालकोंडम जो है, तो बैरन जो है वो शांत है और जो नालकोंडम है वो सुसुप्त है। तो ये दो ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं ना। इसके अलावा देखिए जो अंडमान के दक्षिण में निकोबार द्वीप है, जिस पर आपकी जो हमारा भारत दक्षिणी पॉइंट है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, वो यहीं पर ही पाया जाता है ना। तो ये इस प्रकार से हमारे तटीय द्वीप हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और भी द्वीप हैं जो अपतटीय द्वीप कहलाते हैं। जैसे अरब सागर में आप देखिए गुजरात के तट पर आप एक अलिया बेट और खड़िया बेट द्वीप है ना, दमन द्वीप है ना। इसके अलावा और उत्तरी तट पर जो सागर द्वीप है, न्यू मूर द्वीप है। तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो मैं आपको उसमें PDF में दे दूंगा। तो इस प्रकार से ये भारत के तटीय मैदान और तटीय द्वीपों का जो आज का जो पार्ट था वो खत्म होता है। कल से कुछ नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।